about the production planning and the control. We were discussing about that what is the production system, input, output. We already discussed about it. Even we discussed about the layout. It is basically a structure that how we are going to set up the plants, machineries, and where will be the suitable location and all. We already discussed about all these points. We classified, classification of layout is done. Plant layout क्या होता है, plant location क्या होता है. So we were on this topic, I guess, plant location, and after completing it we will move toward the production system. What is the production system and how, again the next chapter is marketing, कि marketing हम कैसे कर सकते हैं अपने नए product के बारे में. So we are going to understand about that term. Everyone turn on your camera. Every student turn on your camera. Everyone turn on your camera. Everyone turn on your camera. सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए क्लास में. सिर्फ मुस्कान का कैमरा ऑन है, बाकी बच्चे विनीत, राजेश, प्रियांशु, आरती, सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो. अंशु, मुस्कान, अदीबा, स्वर्णिका, turn on your camera everyone, क्योंकि अभी इस टाइम. So we were talking about the plant location. So plant location जो है, it is the steps in the production planning that where we have to set up the plant. अच्छा, प्लांट क्या होता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ. जैसे आप कभी भी झारखंड के कुछ एरियाज हैं, जैसे बोकारो स्टील सिटी आप लोगों ने सुना होगा. जैसे ही आप छोटा नागपुर चले जाओगे, वहां पर आपको कोल के इंडस्ट्रीज वगैरह दिखेंगे. तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये कुछ मशीनरीज वगैरह, कुछ प्लांट, बड़े बड़े प्लांट बैठा देते हैं. एक तरीके से वो एक तरीके का छोटा सा फैक्ट्री होता है, सिर्फ मशीन बेस्ड होता है, और वहां से वो एक्वायर करते हैं उन कोल्स वगैरह को, प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं. ठीक है. So plant is a kind of, we can say it is a machine based factory which is basically running in a particular area to access the raw material and all and for processing it. ठीक है. जैसे तुम लोगों ने सुना होगा डिगबई जो है, इट इज अ प्लेस इन असम जहां से हम पेट्रोल जो है, जो ऑयल है, वो हम एक्वायर करते हैं. नेचुरल ऑयल्स वगैरह जो है इसको एक्वायर करते हैं, है ना. पेट्रोल वगैरह ये सब जो चीजें, सब पता होगा आप लोगों को, नेचुरल ऑयल से बनती है. केरोसिन ऑयल और पेट्रोल, डीजल, पता है ना, ये चीजें पता है. तो यहाँ इसके लिए हमने एक प्लांट क्या कर दिया, एक सेटअप कर दिया. सो प्लांट जो है उसको हम ऐसे जगह पे लगाते हैं जो कि नियर बाय हो आपके रॉ मटेरियल से, आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो. तो ये सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं व्हेन वी आर लोकेटिंग द प्लांट इन एनी एरिया. ठीक है. प्लांट जो होना चाहिए वो इस तरीके से सेटअप कीजिए जो इकोनॉमिकली हो, आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव ना पड़े, और हर एक चीज को एक्सेस करना, जैसे रॉ मटेरियल को एक्सेस करना इजी हो, ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए इजी हो, आप रेलवे स्टेशन आपके उस पर्टिकुलर प्लांट एरिया के नियर बाय हो. ठीक है. तो यहाँ पर दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके प्लांट लोकेशन को इफेक्ट करती है. बहुत लोगों को प्लांट पेड़ लग रहा होगा, but it's a plant is basically a machinery based factory. ठीक है. तो दो जो factors हैं, first one is the tangible factor and the second one is the intangible factor. So जो tangible factors हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका access to the raw material, यानी आपके आसपास. आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे एप्पल जूस की जो कंपनीज हैं वो शिमला और हिमाचल प्रदेश वगैरह एरियाज में सिचुएटेड है. यस मैम. व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज एप्पल जो है वो सबसे ज्यादा वहां मिलता है, वहीं पर एप्पल जूस वगैरह जो है वहां से एक्वायर करना इजी, क्योंकि एप्पल बहुत जल्दी अवेलेबल है वहां, राइट. सो आपका क्या क्या टैंजिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, क्वांटिफिएबल, जिसको हम क्वांटिटी में नाप सकते, तोल सकते, गिन सकते, देख सकते, काउंट कर सकते हैं, राइट. सो जो सबसे पहला जो इसका फैक्टर होगा, दैट इज एक्सेस टू रॉ मटेरियल. एक्सेस टू रॉ मटेरियल. सेकेंड वन इज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. आपके पास रेलवे हो, आपके पास रोड हो, वाटर फैसिलिटी हो, वाटर बॉडीज हो, जहां से आप इजिली ट्रांसपोर्ट कर सके, ऐसा आपके पास मीन्स अवेलेबल होना चाहिए. थर्ड होना चाहिए पावर और वाटर. देखो किसी भी फैक्ट्री में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहां पर आपको पानी की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट होगी ही होगी. तो वाटर अवेलेबिलिटी हो, पावर अवेलेबिलिटी हो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ लैंड. प्रॉपर लैंड हो वहां पर. ठीक है. बिल्डिंग हो,
टैक्सेस इज रिलेटेड विद द मनी, जैसे कि आप लोग बिजनेस के लिए टैक्स पे करते हो, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो किसी प्लांट के लोकेशन को इफेक्ट करते हैं, ये सारे टैंजिबल फॉर्म के हैं, ठीक है। क्वांटिफिएबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 5 करोड़ रुपए टैक्स में दे रहे हैं तो दैट इज क्वांटिफिएबल, क्वांटिटी में हम इसको देख रहे हैं, है ना, कि 5 करोड़ रुपीस है, क्वांटिफिएबल। The next one is non-quantifiable या non-tangible factors जो हैं, जो कि other factors हैं which is affecting the plant location. Next, first one is a favorable community attitude. Favorable community attitude, it means जो वहां की community है वो आपके plant को लेकर उनकी क्या thinking और perception है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे तो खुद गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे किसी भी रेसिडेंशियल एरियाज में आपको प्लांट या फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का अलाउड नहीं होता है, पता होगा आप लोगों को, पता है ना, ये चीज अलाउड नहीं किया जाता है। लेकिन आपकी कम्युनिटी उस पर्टिकुलर प्लांट को कितना फेवरेबल मानते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है इस प्लांट के लिए। सम पीपल आर टोटली अगेंस्ट ऑफ द factories because the pollution which is created, the plants which is creating the pollution, that is affecting the health of the people sometimes. So community का क्या आपके लिए attitude है, ठीक है। एटीट्यूड जो होता है वो दो तरीके का होगा, या तो उस एटीट्यूड से आप उससे हैप्पी रहेंगे या फिर नॉट हैप्पी, ठीक है। यहाँ कोई बीच वाला ऐसा सिचुएशन नहीं है, ठीक है, इधर यू आर हैप्पी इधर यू आर नॉट हैप्पी, बस। नेक्स्ट वन इज अ लेबर एटीट्यूड, ये सब भी चीजें आपके प्लांट लोकेशन को इफेक्ट करती है। लेबर एटीट्यूड, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इफ यू विल मूव टुवर्ड द साउथ इंडिया और इधर इफ यू विल मूव टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पर जो आपके लेबर हैं उनका काम करने का तरीका, उनकी थिंकिंग और उनका जो डिमांड है, दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु इज डूइंग जॉब या हु इज डूइंग अ वर्क इन अ नॉर्थ इंडिया। जैसे कि आपका पंजाब में, आपके यूपी में, आपके बिहार में, सब जगह पे लेबर का एटीट्यूड वैरी करता है, ठीक है। कुछ लेबर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा यूनियन के साथ क्या होते हैं, इंडल्ज होते हैं यूनियन के साथ, ठीक है। उनका यूनियन का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, प्रेशर ग्रुप्स में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा वेज का डिमांड करते हैं। सो बेसिकली लेबर का एटीट्यूड आपकी वर्क के लिए कैसा है, दे आर हैप्पी with working with that particular in that particular plant or not. Second thing, what kind of attitude they have related with the wages, what kind of attitude toward the atmosphere which you are providing in the particular factory, right? So ये सारी चीजें भी आपके अदर फैक्टर्स हैं जो आपके प्लांट लोकेशन को इफेक्ट करते हैं और हमें ध्यान भी रखना चाहिए इन सारी चीजों का। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। So quality of life for whom? For the employees who are indulged in this particular plant, ठीक है। फायर हैजार्ड, देखो हर एक फैक्ट्री में आप लोगों को पता होगा फायर एक्सटिंग्विशर रहता है कि नहीं। जिस भी जगह पे ज्यादा लोग हैं, जिस भी जगह पे ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जहां पर आपका आग लगने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर यू जस्ट नीड टू कीप द फायर एक्सटिंग्विशर और द सिस्टम कि अगर ऐसे आग लगती है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज्यादातर ऑफिसेस में, वर्किंग प्लेसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, प्लांट्स, फैक्ट्री, ये सब जगह पर आपके फायर से बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होता है। लेकिन फैक्ट्री में उसके अलावा एक सिस्टम सेटअप भी होता है कि जैसे कई बार अगर आग लगती है तो तुरंत से एट द टाइम आपके आसपास फायर ब्रिगेड जो है वो तुरंत पॉसिबली पहुंच जाए। तो ये सब चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज नेचुरल कैलेमिटीज। अच्छा, ऐसे जगह जहां पर नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि हमेशा कोई ना कोई आपका डिजास्टर होता रहता है, नेचुरल डिजास्टर होता रहता है, वैसे जगह पे प्लांट को लोकेट करना थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए रिस्की है। जैसे कि भुवनेश्वर उड़ीसा जो है वो आजकल वहां हमेशा साइक्लोन आता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप वहां पर प्लांट लोकेट करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये कौन से एरिया में इसको सिचुएट करे ताकि नेचुरल कैलेमिटीज का इसके ऊपर इफेक्ट कम से कम पड़े, राइट। सो नेचुरल कैलेमिटीज का इफेक्ट क्या है आपके प्लांट लोकेशन पे। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि जिस एरिया में आप प्लांट लोकेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की क्या कोई पॉलिसीज है।
अच्छा, गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कुछ एरिया को रिजर्व कर दिया है कि अगर आप वहां पर अपने प्लांट को सेटअप करते हैं तो ऐसे केस में आपको सब्सिडी मिलती है। पता होगा तुम लोगों को। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है प्लांट के लोकेशन को लेकर, वो आपको देखना पड़ेगा। सेफ्टी सिक्योरिटी, आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, और आसपास और कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो सेटअप हैं ऑलरेडी। तो इन सारे के सारे फैक्टर्स को वी हैव टू कंसिडर व्हेन वी आर एस्टैब्लिशिंग एनी प्लांट। कोई भी प्लांट अगर हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो हमें इन सारे फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके डिसीजंस को इफेक्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। अब प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो कितने टाइप्स के हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम? तो सबसे पहला होता है असेंबली लाइन। सबसे पहले लिखिए असेंबली लाइन। अच्छा, असेंबली लाइन कितने लोगों ने देखा है? तो असेंबली में मॉर्निंग में खड़े होते थे कि नहीं लाइन में, स्कूल में? Yes, ma'am. है ना? तो इट इज समहाउ रिलेटेड विद दिस ओनली। ठीक है। फ्लो ऑफ मटेरियल इज यूनिडायरेक्शनल थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। Any product flowing along the line usually require all facilities in the line. तो ये जितनी भी चीजें होंगी, जो प्रोडक्शन होगा वो आपके एक लाइन सिस्टम के थ्रू होगा। जैसे पहले इस वाले प्लांट इस मशीनरी से हुआ, फिर इस मशीनरी के बाद इस मशीनरी में वो गया अनदर प्रोसेस के लिए, फिर इससे फिर वो इस वाले मशीन में गया, फिर इससे वो फिर इस वाले मशीन में गया। तो यहाँ पर जो फ्लो होगा रॉ मटेरियल का वो ऐसे होगा, पहले यहाँ पर हुआ, अब जो प्रोसेस मटेरियल है वो यहाँ जाएगा, अगेन अगर कुछ प्रोसेस करना है पैकेजिंग तो यहाँ जाएगा, फिर अगेन जो फाइनल डिस्पैच ऑफ द प्रोडक्ट है तो यहाँ जाएगा। So whatever is going to be done, it will be in the systematic way or in a sequence way, first, second, third, fourth, fifth, sixth, like this. ठीक है, and we are going to set the machinery in a line manner. एक लाइन की तरह हम सेट करेंगे उसको। क्लियर हो गया? What is assembly line production system? Yes, ma'am. क्लियर हो गया? ओके, सो जितनी भी मशीनरी होंगी, अगर आपका 10 प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, मान लीजिए 10 प्रोसेस हैं, तो यू आर गोइंग टू मेक द 10, एक लाइन में 10 मशीन को नंबर के हिसाब से आप सेट कर दोगे, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट मूव टुवर्ड द बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग, अच्छा ये भी मैं तुम लोग को क्लास का ही एग्जांपल देती हूँ बैच प्रोसेसिंग में। अच्छा, जैसे मान लो तुम लोग को पता है कि तुम लोग की जब तुम लोग 6th में 7th में 10th 12th तक थे तो तुम लोग को बैच के हिसाब से डिवाइड किया गया था, जिसको हम कहते थे सेक्शन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये करते, ये था ना, डिवीजन था। क्योंकि चूंकि एक क्लास में आप एक साथ 500 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो, तो इसके लिए 500 बच्चों को डिवीजन कर देते थे 5 बैच में, मान लीजिए 100 100 100 100 करके। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें तो 40 बच्चे ही अलाउड है एक क्लास में, याद हो, पता होगा तुम लोगों को शायद, है ना? तो मान लीजिए कि ये इसी चीज को हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग, जहां पर एक बैच वाइज हम जो है वो पूरे प्रोडक्शन सिस्टम को डिवाइड कर देंगे। जैसे या तो ये फंक्शनल बेसिस पे हो सकता है, बैच प्रोसेसिंग में क्या होगा कि हम फंक्शन के बेसिस पे ग्रुप कर देंगे। तो ये तो मैंने जो तुम लोग को एग्जांपल दिया सेक्शन का, इसका एक और एग्जांपल समझो, ये ज्यादा बेहतर इसको समझा पाएगा। जब आप लोग क्लास 11th और 12th में थे तो आप लोगों का जो डिवीजन हुआ था सेक्शन का, वो किस किस बेसिस पे होता, कोई मुझे बता सकता है? It is on the basis of taking the stream, like if you are taking the science, you are in the A. If you are taking the commerce, you are in the B. If you are taking the arts, you are in the C. And in humanities, you are in D. So this is how basically division can be done. True? Yes, ma'am.
एक जैसे बच्चे जो कि सारे साइंस के हैं, साइंस में भी दो सेक्शन होता था, ए एंड बी, लाइक ए इज फॉर मैथ्स, बी इज फॉर बायो, दैट कैन बी पॉसिबल, राइट? सो मैंने सिर्फ 4 स्ट्रीम के हिसाब से 4 क्लासेस बताए, ए बी सी डी। तो द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द बैच प्रोसेसिंग। जस्ट इमेजिन कि वन कंपनी इज एंगेज इन मेकिंग द चिप्स। क्या बना रही है वो? क्या बना रही है वो? कौन सा प्रोडक्ट बना रही है? चिप्स बना रही है। चिप्स, वो पोटैटो चिप्स है, वो बना रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने क्लास का एग्जांपल लिया कि जैसे ए जो है उसको हमने यहाँ पर रखा, बी जो है मैंने उसको यहाँ प्लेस कर दिया, सी जो है वो यहाँ पर है, और डी जो है वो यहाँ पर है। तो यही सेम चीज, द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद द चिप्स मैन्युफैक्चरिंग। दैट ए जो है वो सारे वो काम करता है जो कि एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने का है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो पोटैटो है वो रॉ मटेरियल है, तो पोटैटो को साफ करना, क्लीन करना, पोटैटो को कट करना, ठीक है, ये सारा ये ए ग्रुप करता है। अब ये बी जो ग्रुप है, व्हाट इट इज डूइंग, तो इसको हमने अलग ग्रुपिंग कर दिया, ये क्वालिटी ग्रुप है, यानी कि ये रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग बैच हमने बना दिया, ये हमने क्वालिटी बैच बना दिया। यहां पर क्या होगा कि आपकी जो भी क्वालिटी है, जैसे पोटैटो की जो क्वालिटीज है, अगर वो स्पॉइल्ड है, खराब है, क्योंकि प्रोसेसिंग, यहाँ जो रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहा है इसने सब धुलने और काटने का काम किया, और यहाँ पर आप वो चीजों को एनालाइज करोगे कि कितने स्पॉइल्ड पोटैटो यहाँ पर हैं। तो आप क्वालिटी में क्या करोगे, जो भी स्पॉइल्ड या खराब या फिर ऐसे आपको पोटैटो दिखेंगे तो आप उनको साइड करोगे, सेग्रीगेट करोगे, डिफरेंस मतलब जो डिफरेंट करो, अलग अलग करोगे, ठीक है, सेग्रीगेट करोगे। अब यहाँ डी में क्या काम हो, ये सी में क्या काम होता है कि नाउ दूस चिप्स आर गोइंग टू बी फ्राइड, है ना, वो पोटैटोज जो है वो फ्राई किया जाएगा। सो सी में जितने भी फ्राई करने के लिए बड़े बड़े जो मशीन्स वगैरह हैं, फ्राई का जितना काम है, ठीक है, फ्राई करना, उसके ऑयल हटाना, ऑयल डालना, जो भी चीजें हैं, दैट इज गोइंग टू बी डन इन दिस बैच, दैट इज सी। तो यहाँ पर जो हमने प्लांट सेटअप किया है वो सिर्फ फ्राई करने का काम करेगा, तो उसको हमने सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो सी है दैट इज डूइंग द वर्क ऑफ फ्राइंग, सिर्फ फ्राई करने का काम है। अब जो डी है दैट इज गोइंग टू डू द पैकेजिंग, वेट करेगा और फिर पैकेजिंग करेगा चिप्स के पैकेट को। So this is how according to the functions, like one is doing the work of, एक जो है वो सिर्फ रॉ मटेरियल के साथ काम कर रहा है, एक जो है वो सिर्फ क्वालिटी के साथ काम कर रहा है, एक जो है वो सिर्फ फ्राई कर रहा है चिप्स को, और एक जो है दैट इज बेसिकली डूइंग द पैकेजिंग वर्क। सो ये भी एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्शन लाइन है, जो प्रोडक्शन सिस्टम है, जहां पर हम फंक्शन के हिसाब से प्लांट को सेटअप करेंगे और अलग अलग बैच में डिवाइड करेंगे। हो सकता है ए में काम करने के लिए 5 मशीन्स की जरूरत हो, तो ये पांचों मशीन सिर्फ इस ए ग्रुप में के साथ होंगे। हो सकता है बी के लिए 3 मशीन की जरूरत हो, तो ये 3 मशीन एक ही एरिया में होंगे। हो सकता है सी के लिए 4 मशीन्स की जरूरत हो, तो सी जो मशीन है वो एक ही जगह पे होगा, और डी जो है दैट इज फॉर पैकेजिंग, और इसके लिए 4 to 5 मशीन्स है वो एक जगह पे होगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द whole production system in a batch, and batch will be basically decided according to the function. Clear हो गई बात? समझ में आया सबको? This point is clear to everyone? Yes ma'am. समझ में आ गया? So पहला था असेंबली, जहां पर हम सेग्रीगेशन और फंक्शन के बेसिस पे नहीं कर रहे थे, हम बस सीक्वेंस देख रहे थे कि पहला ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, और सारे के सारे मशीनरी को हमने से लाइन वाइज बैठा दिया, ठीक है। सेकेंड जो था दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, और ये ज्यादातर जो बैच होता है ना, ये तब होता है जब आप लार्ज प्रोडक्शन में इंगेज होते हैं। तो फंक्शन के हिसाब से आपने बैचेस बना दिया, और बैच के हिसाब से आप सारे के सारे प्रोसेस को कर रहे हो। नेक्स्ट जो है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो होता है ये ज्यादातर उन आपके फैक्ट्रीज में यूज होता है जहां पर स्टोर करना उस पर्टिकुलर प्रोसेस आइटम को, दैट इज वेरी रिस्की, ठीक है। अब ऐसे केस में आप क्या करते हो, जो ऑपरेशन होगा ये
ऑफ द सिस्टम जो होगा ये डिफाइंड होगा ऑलमोस्ट कंप्लीटली व्हेन प्लांट इज डिजाइन लाइक फॉर द केमिकल प्लांट है, जहां केमिकल के साथ काम हो रहा है, जैसे एसिड हो गया, आपके पेंट, ये सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में आते हैं, ठीक है। इनको आप तुरंत से स्टोर नहीं करोगे कि आगे का प्रोसेस कल करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल इन दैट सिचुएशन। You will do it very fastly and you will try to finalize the product in one go. यानी आप एक ही बार में उसका पूरा का पूरा काम खत्म करके एक ही वन गो में कॉन्टिन्यूअसली काम चलता रहेगा। कॉन्टिन्यूअसली काम चलने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक मशीनरी सेटअप किया, केमिकल है, तो जैसे ही इस मशीनरी से काम खत्म होगा, उस प्रोडक्ट वो जो प्रोसेस होगा नेक्स्ट मशीनरी में तुरंत से चला जाएगा, फिर वो थर्ड मशीनरी में तुरंत से चला जाएगा, फोर्थ में तुरंत से जाएगा। यानी यहां से बना यहाँ गया, यहां से बना यहाँ गया, यहां से बना यहाँ गया, यानी रुकेगा नहीं। इसका कोई भी ऐसा ये सिस्टम नहीं है जहां पर आप एक भी जगह पे इस प्रोसेस को रोकोगे, कॉन्टिन्यूअसली चलेगा और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, उसी प्रोडक्ट को आप फिर स्टोर करोगे। आप बीच के सेमी प्रोसेस मटेरियल के बाद आप उसको फिर से प्रोसेस करने की कोशिश में नहीं रहोगे, आप कॉन्टिन्यूअसली सारे काम करते चले जाओगे। आ गई बात समझ में? यानी अगर यहाँ पर 4 लेबर है तो 4 लेबर इस वाले मशीन को संभाल रहे हैं, तुरंत से जब यहाँ पर गया तो यहाँ 5-6 लेबर है वो इसको संभाल रहे हैं, फिर जैसे यहाँ पर से यहाँ गया यहाँ पर भी 7-8 लेबर है वो इसको देख रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ गया, मतलब सब कुछ कॉन्टिन्यूअसली चलेगा। समझ में आया ये बात? क्लियर हुआ? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? मैम ये भी तो असेंबली लाइन की तरह ही हो गया ना। असेंबली लाइन में जहां पर सारे मशीनरी एक लाइन में बेसिकली एस्टैब्लिश या सिचुएटेड होगी, एक लाइन में, ठीक है। और यहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वहां पर प्रोडक्शन को आपको थोड़ी देर के लिए पॉज करना है या नहीं, इसके बारे में नहीं बताया गया असेंबली लाइन में। यहाँ पर इसको एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में इसको इस तरीके से बताया गया है कि जो भी, या तो आप असेंबली लाइन के हिसाब से मशीनरी सेटअप करो या तो बैच के हिसाब से सेटअप करो, लेकिन प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलेगा, रुकेगा नहीं, तुरंत 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 सारी चीजें होंगी। और वैसे आइटम्स में ज्यादा ये होंगी जो कि रिस्की होगा स्टोर करना, जैसे आपका न्यूक्लियर पावर है ना, या फिर आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है, या तो वो, या तो फिर आपका केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। वैसे आइटम्स जिसको कॉन्स्टेंटली और इफिशिएंटली पूरे ऑपरेशन को आपको कंट्रोल करते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए उस प्रोसेस को आपको कॉन्टिन्यूअसली करना है, उसके सेमी प्रोसेस्ड आइटम को आपको स्टोर नहीं करना है कि 2 मशीनरी से ये काम हो गया, अब ये तीसरी मशीनरी में जाना है, कल करेंगे इसको तीसरी मशीनरी में भेजेंगे। नो, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस, इट इज नॉट गोइंग टू बी स्टॉक्ड। पहला प्रोसेस के बाद उसको आप स्टॉक नहीं करोगे कि सेकेंड प्रोसेस में 1 घंटे बाद देना है, कल देना है, परसों देना है। नो, एक मशीन से जाके तुरंत दूसरे में जाएगा, दूसरे से जाके तुरंत तीसरे में जाएगा, एक दूसरे से मशीन जो होगा वो क्या होगा, अटैच्ड होगा कई बार। आ रही है बात समझ में? और ये ना मिल्क या डेयरी वाली जो कंपनीज है ना, वो भी यही चीज करती हैं। डेयरी कंपनीज जो है वो भी यही चीज करती है, एक मशीन से दूसरे मशीन में तुरंत जाएगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और लास्ट में फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। आ गई बात समझ में? यस मैम। नेक्स्ट वन इज अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब हम प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल करते कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, और इसके चलिए तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो प्रोडक्शन प्लानिंग जो है ये लास्ट टॉपिक है जो मैं करवा रही हूं, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने स्टोरी की तरफ। तो प्रोडक्शन प्लानिंग जो है एंड कंट्रोल जो है, यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस हैं आपके पीपीसी में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के। सबसे पहला है प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज में भी 2 स्टेज होता है, प्री प्लानिंग स्टेज और एक्टिव प्लानिंग। अब प्री प्लानिंग स्टेज का मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट को कैसे प्लान करते हो, कि प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कैसे डेवलप करना है, डिमांड वगैरह देखते हो कि उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपने वाटर जो है, वाटर बॉटल बना रहे हो आप, तो आप इस बॉटल को बनाने के लिए आप डिजाइन सोचोगे, तभी ना आपने देखा होगा कि माउंटेन ड्यू का बॉटल, कोको कोला का बॉटल, ये सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है ना। बिस्लेरी का बॉटल इज डिफरेंट फ्रॉम, मतलब बेसिकली एक तो सिंपल बिस्लेरी जो है वो बॉटल से कम वो वाटर के लिए नोन है,
तो इसीलिए उसके बॉटल की बात मैं नहीं कर रही हूँ। वो तो अगर सिर्फ एक बॉटल डिजाइन की अगर हम बात करें, जो फ्रिज में रखते हैं बॉटल, वो आपने देखा होगा कि वेरियस डिजाइन के आते हैं, सही बात है या नहीं? स्क्वायर होते हैं, ठीक है, वाइन बॉटल शेप के होते हैं। सो बेसिकली आप जो है वो पहले, सबसे पहले प्री प्लानिंग में, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, प्री प्लानिंग में सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, उसकी डिजाइनिंग क्या होगी, प्रोडक्ट की, गुड्स जो भी आप बना रहे हो उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी, कलर क्या यूज करेंगे, मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए क्या डिमांड है, डिमांड को फॉरकास्ट करेंगे। फॉरकास्ट मतलब आगे चल के इस प्रोडक्ट का इतना डिमांड हो सकता है, तो इसको कहते हैं फॉरकास्टिंग, राइट? तो फॉरकास्ट करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करेंगे। तो ये सारी चीजें प्री प्लानिंग होगी। प्री प्लानिंग, जब हम प्रोडक्शन का काम इंप्लीमेंट करने से पहले जो चीजें डिसीजन लेते हैं उसको कहते हैं प्री प्लानिंग। यानी इस बॉटल को डिजाइन करना है, इस बॉटल को डिजाइन करना आपने शुरू नहीं किया, बनाना शुरू नहीं किया है, लेकिन कैसा बनाएंगे उसकी प्लानिंग कर रहे हो आप, ठीक है? तो इट इज नोन एज प्री प्लानिंग। Before implementation of the work, before starting the production work, when you are doing the planning related with the product, that is pre-planning. Clear हो गया? Yes, ma'am. सेकेंड वन इज एक्टिव प्लानिंग। अब ये एक्टिव प्लानिंग क्या है? यहाँ पर आप जो है वो प्रोडक्ट को बनाओगे। हो सकता है कि आप टेस्टिंग के लिए 10 से 15 प्रोडक्ट को बनाओ, ठीक है? 10 to 15 प्रोडक्ट्स को आपने बनाया। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग कर रहे हो, उसकी पायलट टेस्टिंग कर रहे हो, आप कुछ कंज्यूमर्स को उसे दे रहे हो, अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हो, जैसे बॉटल को, कि आप बताओ कि इस बॉटल को यूज करने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को पता होगा कि द बॉटल्स विच इज मेड बाय द प्लास्टिक, सो एक प्लास्टिक की अगर उसमें स्मेल आ रही है या पानी जो है वो जर्म्स फ्री नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम आपको नजर आएगा बॉटल की वजह से, so you are going to change or modify the quality, you are going to improve the quality, right? So basically in the active planning, we are planning for the quantity, we are planning for the quality, we are planning for the production mix, we are going to do the production testing, ठीक है? कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे, कितना एक बार में बनाया जा सकता है, ये सारे के सारी एक्टिव प्लानिंग में आएगी। प्री प्लानिंग जो होगा दैट विल बी ऑन द पेपर ओनली, है ना? कि भाई इतना प्रोडक्ट, मतलब प्री प्लानिंग में आप प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर पूरा का पूरा कंसर्न होगा। इस बॉटल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, इस बॉटल को बनाएंगे कैसे, कितना लीटर का बनाना है, ये वो, ये सब चीजें आप प्री प्लानिंग में करोगे। कितना क्वांटिटी में बनाना है, कैसा प्रोडक्शन मिक्स कैसे यूज करेंगे, कलर वगैरह जो है, उसके बाद फिर टेस्टिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये सब चीजें एक्टिव प्लानिंग में आएगी। किसमें आएगी ये सब चीजें? एक्टिव प्लानिंग में। तो सबसे पहला प्रोडक्शन में आपका पहला स्टेज है प्लानिंग स्टेज, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी प्रोडक्ट को आप मार्केट में नहीं सेल कर सकते until and unless you are not doing the planning। प्लानिंग नहीं होगा तो प्रोडक्शन होगा नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल क्या करोगे? तो अगर हमें यहाँ से मनाली भी घूमने जाना होता है तो हम यहाँ प्लान करते हैं कि नहीं उस चीज को? सही बात है, वी आर डूइंग द प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर इम्प्लीमेंटिंग और बिफोर टेकिंग द टिकट, है ना? So planning is basically making a bridge between that where we are and where we want to go। मतलब ये एक ब्रिज बनाता है कि कहाँ हम हैं और हमें कहाँ पर जाना है, ठीक है? फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होता है प्लानिंग। तो सबसे पहला जो स्टेज होगा आपके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, दैट विल बी द प्री प्लानिंग, that will be planning stage, pre-planning and active planning। Once the planning stage is done, एक बार आपने सब कुछ प्लान कर लिया, समझ लिया, क्वांटिटी, क्वालिटी, कंज्यूमर बिहेवियर, कलर, डिजाइनिंग, साइज ऑफ द बॉटल, एवरीथिंग यू आर डिसाइडेड। नाउ सेकेंड स्टेज इज द एक्शन स्टेज। अब एक्शन स्टेज में क्या होगा? एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है। अब आप प्रोडक्शन प्रोसेस को शुरू कर दोगे। आ गई बात समझ में? प्लानिंग स्टेज समझ में आया? यस मैम।
सेकेंड जो स्टेज है आपका Yes, ma'am. एक्शन स्टेज, यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करोगे, चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, शुरुआत करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना प्रोग्रेस करोगे, अपने फंक्शंस को काम करना शुरू कर दोगे। तो ये हो गया आपका एक्शन स्टेज। थर्ड वन इज द कंट्रोल फेज। अब कंट्रोल फेज में क्या क्या चीजें करोगे? पहले तो देखोगे कि क्वालिटी जैसा हमने देखा वैसा ही प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं। हमारा जो रिपोर्टिंग स्टेटस होना चाहिए कि भाई इतना प्रोडक्ट आज के दिन बना है, इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए था। तो एक तरीके से कंट्रोलिंग विच इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, कंट्रोलिंग विच इज रिलेटेड विद द बेसिकली लेबर और एम्प्लॉइज, कितने लोगों ने कितने समय में कितना प्रोडक्ट बनाया। तो यहाँ पर ये कंट्रोलिंग फेज है, आपकी क्वालिटी को एनालाइज करेगा, आपकी इफिशिएंसी को एनालाइज किया जाएगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस इफिशिएंट है या नॉन इफिशिएंट है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक ये समझ में आया कंट्रोल फेज? तो यहाँ पर आप मटेरियल कंट्रोल पे काम करोगे, आप यहाँ पर टूल कंट्रोल पे काम करोगे, यहाँ लेबर आउटपुट कंट्रोल पे काम करोगे, कितने लेबर ने कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। मान लीजिए 5 लेबर ने मिलकर 50 प्रोडक्ट बनाया, यानी पर लेबर 10 प्रोडक्ट ही बना पा रहा है। और इफिशिएंसी होगी जब एक लेबर 20 प्रोडक्ट बनाए, यानी 5 लेबर जो है वो मिलकर के 100 प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे उसको, ठीक है। सो लेबर आउटपुट कंट्रोल करेंगे, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे कॉस्ट कंट्रोल करेंगे कि एक बॉटल को बनाने में हमारा कितना पैसा इनकर हो रहा है, यानी लग रहा है। अगर हमें एक बॉटल को बनाने में 40 रुपीज लग रहा है और लगना चाहिए 30 रुपीज, ताकि हम उसको प्रॉपर प्राइस पे मार्केट में सेल करें, सो वी विल स्टार्ट डूइंग कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल एज वेल, ठीक है। सो कॉस्ट कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, लेबर आउटपुट कंट्रोल, ऑल द कंट्रोल इज गोइंग टू बी डन related with the production system, that is going to be done in the control phase, inventory control and all. आ गई बात समझ में? This point is clear? Yes, ma'am. Okay. Next one is dispatch. अच्छा, what is the meaning of dispatch? Can anyone tell me? What is the meaning of इन्वेंट्री को dispatch? होलसेलर को बेचना। हाँ, बेसिकली डिस्पैच जो है वो ग्रीन सिग्नल है टू कमेंस वर्क, ठीक है। डिस्पैच का मतलब अगर हम कुरियर के लिए समझे तो जब उसको प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। तो डिस्पैच का मतलब ये है कि आपका काम हो गया, मतलब योर प्रोडक्शन प्रोसेस इज डन फॉर द डे, तो यू आर गोइंग टू बेसिकली शिफ्ट दूस प्रोडक्ट टू द बॉक्सेस और समथिंग, राइट। सो डिस्पैच विल बी डन. And after that, once the dispatch is done, dispatch is basically saying that the matlab this can be done either by a work order or a job card. Dispatch in short, your work is done, ठीक है। And finally, when the work is done, you are going to monitor the things कि सही बना है या नहीं बना है. You are going to check those things. शेड्यूल वगैरह आप देखोगे, एप्रोप्रिएशन या कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप वो चीज चेक करोगे, फिर एक बार और वापस से क्वालिटी कंट्रोल पे काम होगा प्रोडक्ट का. तो दिस इज द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. द फर्स्ट वन इज द प्लानिंग स्टेज, second one is action stage, third one is a control stage, dispatch, and finally monitor and control. आगे बात समझ में सबको? This point is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's move toward our today's story, and that is about PharmEasy. कितने लोगों ने सुना है PharmEasy? How many of you heard about the PharmEasy success story? PharmEasy Yes, ma'am. में कितने लोगों ने सुना है? Okay, Yes, ma'am. मुस्कान ने सुना है. मैम इसका एडवर्टाइजमेंट भी आता है इसका हाँ, PharmEasy. बहुत ज्यादा इसका एडवर्टीजमेंट भी आता है. सो PharmEasy तो नाम से सजेस्ट कर रहा है बेसिकली कि इट इज वर्किंग विद द मेडिसिन्स एंड द ड्रग्स इन शॉर्ट, राइट. सो ये जो कंपनी है, जो PharmEasy है, ये मेडिसिन इंडस्ट्री का एक इवोल्यूशन है कि पहले जब हमें दवाइयां खरीदनी होती थी, एक तो मेडिसिन जो होता है वो कन्वीनियंस एंड नेसेसिटी आइटम का पार्ट है, दवाई, ठीक है. अगर कोई बीमार है तो उसके लिए मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट.
तो मेडिसिन जो है वो हमेशा से ही डिसऑर्गेनाइज रहा है। अगर हमें कोई दवाइयां खरीदनी होती है तो हम घर के आसपास आपकी जो मेडिसिन स्टोर है वहां से हम खरीद लेते हैं, राइट। लेकिन आप लोगों ने कभी भी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में नहीं सुना होगा जो घर पे भी डिलीवर कर दे। बहुत हार्डली ऐसे कोई भी आपके कंपनीज अवेलेबल थे, ऐसे बहुत रेयर थे, राइट। Yes, ma'am. तो pharmacy basically started working with the digitalization. What you can do, you can basically purchase, you can just put the name. एक तो pharmacy का एप्लीकेशन है, सिर्फ नाम देखिए, मेडिसिन का नाम डालिए, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और डिलीवरी टू योर एरिया वो आपका आ जाएगा। आपका डिलीवरी चार्जेस या कोई डिस्काउंट है तो दैट विल बी मेंशन एंड यू विल गेट द मेडिसिन इन डोर, ठीक है, इंडोर स्टेप, आपके दरवाजे तक वो मेडिसिन की जो है सप्लाई भी हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन आता है, तो जब इतना इजी है डिजिटलाइजेशन, इतना इजी है दवाइयों का, तो अभी तक बाकी कंपनीज जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो ऐसा क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि मेडिसिन जो है इसको सेल करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। पता है ना ये चीज तुम लोगों को? Yes, ma'am. तो मैम pharmacy And there retailer is है some या courses like pharmacist or हाँ, नहीं, जब आप सुनो, दो सिचुएशन है। अगर आप प्रोडक्ट, देयर इज अ टू सिचुएशन, B2B एंड B2C। अगर आप होलसेलर हो दवाई का और आप रिटेलर को जब बेचते हो ना दवाई, तो उसके लिए आपको फार्मासिस्ट की डिग्री की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये पॉइंट समझ आया सबको? मैम क्या बोले मैम, क्या एक बार फिर से मैम? हाँ, अगर आप होलसेलर हो, दवाइयों का आप होलसेलर हो, आप मैन्युफैक्चरर से दवाइयां ले रहे हो, जैसे रैनबैक्सी कंपनी है आपकी मेडिसिन की, तो रैनबैक्सी से आपने दवाइयां ली और आप होलसेलर हो, और उस होलसेलर के वजह, आप होलसेलर हो और आप उसको रिटेलर को सेल कर रहे हो। किसको सेल कर रहे हो? रिटेलर। तब आपको फार्मासिस्ट की डिग्री की जरूरत नहीं है। अब समझ आया? Yes, ma'am. जरूरत, लेकिन अगर आप रिटेलर हो, यानी कि आप जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हो, तब आपको फार्मासिस्ट की डिग्री की जरूरत है, क्योंकि आप कंज्यूमर को सेल कर रहे हो दवाइयां, और बिना प्रेस्क्रिप्शन के बहुत सारे मेडिसिन तो अलाउड ही नहीं होते सेल करना, पता है ना। इसीलिए फॉर द सेफ्टी पर्पस फार्मासिस्ट डिग्री जरूरत होती है फार्मेसी के लिए, ठीक है। जब आप कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल करने के लिए, जब आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हो तो आपको आप एक्सपर्टीज होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम फार्मेसी पे आते हैं। तो now we were all pleasantly happy with the wholesale and retail market structure that pharmaceutical industry has offered its customer. अब डिजिटलाइजेशन का भी टाइम आ गया है, और अब आप देख सकते हो, आप लोगों ने से बहुत लोगों ने देखा होगा, ड्रग पॉइंट जो है वो पटना में बहुत सारी जगह पे है, देखा है। मेडिकामा जो है, इट इज इन सो मेनी प्लेसेस। सो मेडिकामा, अपोलो है, अपोलो तो एक हॉस्पिटल भी है और उनका अपना फार्मेसी का भी बिजनेस है। तो अपोलो, ये सब आजकल ऑनलाइन दवाइयां घर तक पहुंचा रहे हैं कस्टमर्स को, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू अपलोड द प्रिस्क्रिप्शन। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे आर नॉट डीलिंग विद द बेसिकली मेडिसिन, दे आर नॉट गोइंग टू सेल द मेडिसिन टू यू। सो जो मेडिसिन इंडस्ट्री था वो हमेशा से ही अनऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड रहा है। आजकल डिजिटलाइजेशन का टाइम है, हर एक कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सर्च करता है, और कोविड के टाइम पर तो और भी ज्यादा ये सर्च इंक्रीज हो गया, क्योंकि कोविड एक ऐसा डिजीज था जिसमें आप एक्सेसिव कम्युनिकेटिव डिजीज था कि आप कहीं भी जाते हैं ट्रांसमिशन बहुत जल्दी हो रहा था। इसी वजह से घर तक उनको मेडिसिन की जरूरत थी। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे जो घर पे ही रह गए थे और वो बाहर भी नहीं निकल रहे थे, बिकॉज ऑफ द केसेस आर फाउंड इन देयर होम। सो ऐसे सिचुएशन में आपको मेडिसिन की कितनी जरूरत होगी, सोचिए। तो ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जितने भी हो, चाहे अमेजोन हो, उन्होंने ग्रोसरी आइटम जरूर सेल करना शुरू कर दिया, पर दवाइयां नहीं मिलती थी। तो ये सब चीजों को देखते हुए फार्मइजी ने अपना बेसिकली डिजिटलाइजेशन स्टार्ट किया मेडिसिन इंडस्ट्री में। आप मेडिसिन
अब वाइड रेंज का मेडिकल स्टोर जो थे, मतलब इट इज वी कैन नाउ ऑर्डर आर मेडिसिन फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ ई कॉमर्स मेडिकल स्टोर। जो ई कॉमर्स मेडिकल स्टोर्स हैं, जो ऑनलाइन आपको दवाइयां भेज सकते हैं, घर पे भेज सकते हैं, ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है, तो घर पे भेज सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर से, उनको उनसे आप दवाइयां खरीद सकते थे विदाउट हैसल। ठीक है, तो ये मेनली आपका फार्म इजी, इसका यही काम था। फार्म इजी जो है, इट वाज डेवलप्ड एज अ हेल्थ केयर डिलीवरी प्लेटफॉर्म। जैसे आपका Amazon प्लेटफॉर्म है, वैसी फार्म इजी प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप इजिली मेडिसिन स्टोर जो ऑनलाइन या घर तक मेडिसिन भेजते हैं, उनकी आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप प्रेस्क्रिप्शन अपलोड कीजिए, घर तक मेडिसिन पहुंच जाएगा। और ये लोकल फार्मेसी जो होते हैं ना, लोकल जो आपके मेडिसिन के स्टोर होते हैं, जो आपके घर के आसपास होते हैं, आपके लोकेलिटी के पास होते हैं, वो आपको उससे कनेक्ट कर देंगे ऑनलाइन। ठीक है, और आप इजिली क्या कर सकते हो, अपने मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो दिस इज द वे ऑफ वर्किंग फॉर द फार्मेसी। अब ये कैसे काम को मतलब किस तरीके से ये कन्वीनियंट है और एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम लोगों को आजकल हर चीज कन्वीनियंटली चाहिए होता है। जैसे अगर हमें फूड भी या बाहर खाना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द रेस्टोरेंट वी आर बेसिकली यूजिंग स्विगी एंड जोमैटो, राइट? So if we want to purchase dress, we are basically giving orders to the Flipkart, Amazon और Myntra. So why not medicine? ठीक है, तो ये चीज आपका फार्मेसी ने करना शुरू कर दिया। इवन मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि फार्मेसी के थ्रू ना आपके घर पर पर्सन आ जाएंगे जो आपका टेस्ट भी करने के लिए ब्लड वगैरह कलेक्ट करेंगे। पता है ये चीज? पता है ये चीज? ऐसे बहुत सारी कंपनीज है ऐसे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्स ऐप है एक, डॉक्स ऐप जो है वो थोड़ा सा इससे अलग है फार्मेसी से। वो ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं। वो ऑनलाइन कंसल्ट करेगा। अगर आपको दवाइयां खरीदनी है तो आपको दवाई का भी ऑप्शन है, आपको अगर आपको टेस्ट कराना तो टेस्ट का भी ऑप्शन है, सब ऑप्शन है। तो फार्मेसी जो है ये इसी तरीके से दिस इज ऑल्सो वर्किंग, लाइक यू आर एबल टू गेट द मेडिसिन एज वेल एज ये जो है, ये अभी हाल फिलहाल से इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह भी सप्लाई करते हैं, और साथ साथ में टेस्ट वगैरह करने के लिए ब्लड भी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, बट अभी शायद इट इज नॉट मेंशन, बट दे आर स्टार्टेड डूइंग दैट एज वेल। ठीक है, तो फार्मेसी जो है इसके बारे में हम देखते हैं, इसकी हाइलाइट्स देखते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, और इसके फाउंडर्स कौन है, धर्मील शेठ और डॉक्टर धवल शाह। 2014 में इसको फाउंड किया गया है, और टोटल फंडिंग अराउंड $1.6 बिलियन है 2022 के हिसाब से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फार्मेसी जो है वो क्या करता है। तो इट इज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ परचेजिंग द मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट। हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट जैसे मैं बताती हूँ, ब्लड प्रेशर चेक करने का मशीन भी आप फार्मेसी से खरीद सकते हो, मेडिसिन भी खरीद सकते हो। अगर आपको शुगर टेस्ट करने के लिए चाहिए मशीन, मेडिकल इक्विपमेंट, वो भी खरीद सकते हो, मास्क खरीद सकते हो, सैनिटाइजर खरीद सकते हो। ठीक है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड आपकी इक्विपमेंट्स है वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। Whenever one uploads a prescription on pharmacy, it is sent to the drug store in their vicinity. यानी जो भी आसपास जो भी ड्रग स्टोर है या जिस भी स्टोर में वो दवाई अवेलेबल है, उसको वो आपको सजेस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना अफोर्डेबल रेट में, आपको जो भी, आपको ऐसे तो कई बार होता है कि 3-4 स्टोर में अवेलेबल है, प्राइस मेंशन्ड है, जो भी सस्ता लगे, जो भी डिस्काउंट मिले वैसे आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑल द टाइम डिस्काउंटेड प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि दवाइयों पे आप सोच सकते हो कोई डिस्काउंट देता है, 5 रुपए भी कम नहीं करेगा कोई दवाई पर, बट यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड रेट में मेडिसिन मिलेगा। ठीक है, नियर बाय मेडिसिन स्टोर से कनेक्ट करके आपको मेडिसिन प्रोवाइड किया जाएगा, एंड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, यानी जेनेरिक आपको मेडिसिन सेल नहीं किया जाएगा। जेनेरिक का मतलब होता है जो उसी, जैसे पैरासिटामोल में भी मल्टीपल वेराइटीज होती है, कुछ सस्ते आती है, कुछ महंगी आती है, तो कुछ जेनेरिक जो होती है ना वो आपके लो क्वालिटी की मेडिसिन होती है। तो जेनेरिक और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आपके इस प्रोडक्ट के साथ। और तो लगभग अगर मैं बात करूं तो अप्रैल 2020 में आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा इनका जो ट्रांजैक्शन है
बढ़ गया था अप्रैल एंड सितंबर, मतलब बिटवीन अप्रैल टू सितंबर, याद है फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। यस मैम। तो उस समय इनका जो डिमांड, इनका जो ई कॉमर्स था वो 71.3% इंक्रीज हो गया था। जस्ट इमेजिन, ये इसलिए हो गया था क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड पीरियड। Obviously we all understand that we are not able to go to the nearby medicine store and all, or if there is any cases we are not able to go outside. So in that time, और जो लोग थे वो डरते थे, दवाई की दुकान में भी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था दवाई की दुकान में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो बीमार हो, जिनको कोविड हो. So the people are very much frightened, and that is one of the reason that their industry was increased to 71.3%. फार्मेसी के फाउंडर्स कौन कौन है? तो दीज आर टू पीपल, धर्मिल एंड धवल. सो दिस धर्मिल इज अ डॉक्टर. सो धर्मिल, धवल शाह जो है एंड सौमिल पारिक, ये दो एग्जीक्यूटिव हैं. सौमिल के बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है. जो टीम है फार्मेसी के लिए वो आपके मतलब देख सकते हैं कि ये लोगों ने मतलब इनके बारे में कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं, बस धवल और शौमिल को बोला गया कि ये एग्जीक्यूटिव्स हैं. धर्मिल शेठ जो है वो को फाउंडर है और ये प्रेसिडेंट है एक ग्रता और इन्होंने 91 स्ट्रीट प्रायर, पहले फार्मेसी से पहले भी इन्होंने कोई कंपनी शुरू किया था 91 स्ट्रीट. ऐसे धर्मिल जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और इन्होंने बीटेक किया है और बाद में इन्होंने एमबीए किया आईएम गाजियाबाद से. ये धर्मिल शेठ जो है वो, मतलब इनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है. और टेक्नोग्रेविटी सॉल्यूशन और मेक माई ट्रिप में भी इन्होंने काम किया है, बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है धर्मिल ने. अगर मैं बात करूं धवल की, तो धवल जो है वो एमबीबीएस है. मैंने बताया था ना कि धवल ही इज फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, ही इज अ डॉक्टर. इन्होंने एमबीबीएस किया है और उसके बाद एमबीबीएस करने के बाद इन्होंने एमबीए किया एक्सेलराई जमशेदपुर से. नाम सुना है ना? एक्सेलराई सुना है ना? यस मैम. हाँ, सो एक्सेलराई जमशेदपुर से बेसिकली दे डिड एमबीए, ही डिड एमबीए. एंड ये जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं अपने कॉलेज के, दोनों कॉलेज के. और उसके बाद इन्होंने पहले भी मैकिंसी और बाकी ऐसे जगह पे कंसल्टेंट की तरह काम किया है और अभी ये फार्मेसी के फाउंडर है. सीसीआई अप्रूव फार्मेसी मर्जर विथ मेडलाइफ. तो मेडलाइफ के साथ अब फार्मेसी जो है वो 2020 में दोनों मर्ज हो गई है. पहला मेजर कंसोलिडेशन है ये आफ्टर अमेजोन एंड रिलायंस. अमेजोन और रिलायंस की कंसोलिडेशन के बाद ये पहला मेजर कंसोलिडेशन है मेडलाइफ और आपके इसका फार्मेसी का. धर्मिल शेठ जो है वो फाउंडर है फार्मेसी के और एंड हिज डॉक्टर धवल शाह. धर्मिल शेठ जो है फार्मेसी के फाउंडर है और उनके जो फ्रेंड है डॉक्टर धवल शाह जो ये आइडिया के साथ आए ऑनलाइन फार्मेसी के लिए और उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन किया हेल्थ केयर के लिए. और उसके बाद फिर दे स्टार्टेड दिस इन 2014 और लगभग 98% इंडियन पिन कोड्स पर ये डिलीवर होते हैं. यानी सोचिए तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट जो है इन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया है. डोर स्टेप तक सारी चीजें आपके घर तक आती हैं. डिजिटलाइजेशन इनका मेन कंटेंट है और इवन बीट शेड्यूलिंग का डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, यहाँ पर डॉक्टर के भी अपॉइंटमेंट की अब फैसिलिटी है. मेडलाइफ ने भी तो शुरू कर दिया था, अब दोनों मर्ज हो गई तो ऑब्वियसली होगा ही. और डिलीवरी ऑफ रिपोर्ट्स एंड मेडिसिन, मैंने बताया था ना आपको कि टेस्ट का भी इनके पास प्रावधान है कि टेस्ट के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स अपने स्लॉट बुक कर लो और घर पर आकर के वो ब्लड वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं. टैगलाइन क्या है? टेक इट इजी फार्मेसी. तो वी आर एबल टू हियर दैट स्टेटमेंट और जिंगल का भी इन्होंने यूज किया है. फार्मेसी एक सॉन्ग के ऊपर दे स्टार्टेड मेकिंग द टैगलाइन. सो दिस इज हाउ बेसिकली द नेम इज फार्मेसी. मतलब फार्मेसी को अब आप इजी बना सकते हो, इसके ऊपर ये वर्ड यूज किया गया है. मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन की जरूरत है. बायर के पास सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए. विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इट इज वेरी मच इम्पॉसिबल टू परचेज द मेडिसिन ऑनलाइन. सप्लायर्स नियर बाई स्टोर्स ही होते हैं ज्यादातर. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है इनका. मैंने बताया ना कि इन्होंने लोकलाइजेशन पे बहुत ज्यादा बेसिकली वर्क किया है. तो लोकल स्टोर के साथ कनेक्शन है ना, तो आपके घर तक बहुत ही कम टाइम में, एक दिन में ही मेडिसिन पहुंच भी जाता है, 1 से 2 दिन. कुछ मेडिसिन जो आसपास स्टोर में अवेलेबल नहीं है, अगर वो किसी और स्टेट में है तो हो सकता है कि ज्यादा टाइम लगे.
Okay. So I guess this point is clear. Acquisition इन्होंने किसका किया है? The last company Pharmacy ने acquire किया है वो है Bangalore based healthcare supply chain management company Acnamed. अब इसको मैं गलत बोल रही हूँ कि क्या, एक बार देखना पड़ेगा इसको शायद। तो अभी तक 3 कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज को, थायरोकेयर पता है ना तुम लोग को? थायरोकेयर इज टोटली द चेकिंग, थायराइड वगैरह को चेक करने के लिए जो एक पर्टिकुलर पैथोलॉजी कंपनी थी, तो थायरोकेयर को इन्होंने अभी तक कर लिया है एक्वायर, मेडलाइफ को एक्वायर कर लिया है, और एक अकानेम्ड नाम से भी एक कंपनी को भी इन्होंने एक्वायर किया है। चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा था अगर मैं बात करूं फार्मेसी के चैलेंजेस के बारे में। इनका जर्नी 2014 से शुरू हुआ और 2014 के बाद ये मेजर प्लेयर भी बन गए ऑनलाइन फार्मेसी सेगमेंट में। लेकिन चैलेंजेस क्या था कि इट वाज डिफिकल्ट फॉर फार्मेसी टू डिलीवर प्रोडक्ट विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां भेजना इनके लिए बहुत मुश्किल था। कुछ ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जिनको मैंने बोला था बिना प्रिस्क्रिप्शन का आप दे नहीं सकते, वैलिड प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत थी। वैसे लोग जो प्रिस्क्रिप्शन को किसी कंसिक्वेंसेस की रीजन से नहीं अपलोड करना चाहते थे, तो उनको ये वैसे लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते थे प्रोडक्ट, ठीक है। सो इन शॉर्ट, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देयर कंपनी इज नॉट गोइंग टू वर्क इवन, सो दे अंडरस्टैंड एंड दिस प्रिस्क्रिप्शन वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर देम, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन की बात करें तो इनका कस्टमर एक्विजिशन सबसे ज्यादा ट्रस्ट और फेथ के ऊपर है, और घर तक लाकर देना दवाई, इट इज वन ऑफ द बेटर थिंग। कॉम्पिटिटर्स कौन है? अभी इनके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे टाटा 1mg जैसे आप दवाई डालो सबसे पहले 1mg आता है। तो मुझे तो पहले लगा कि ये किसी दवाई का एडवर्टीजमेंट कर रहा है पहले, तो बाद में पता लगा नहीं, इट्स अ कंपनी विच इज सेलिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन, सेलिंग द मेडिसिन ऑनलाइन। रेंजर हेल्थ हो गया, मेडी बडी हो गया, मायरा मेडिसिन हो गया, हेलो हार्ट हो गया, और अभी फिजिकल स्टोर के बारे में मैं बोलूँ तो ड्रग्स स्टोर है, मेडिकामा है, जो कि घर तक आपके डिलीवर भी कर रही है प्रोडक्ट। सो इस तरीके के स्टोर्स हो गए, फिजिकल स्टोर बेस्ड कुछ है, फिर कुछ डिजिटल आपके स्टोर, डिजिटल स्टोर्स हैं। तो दीज आर द कॉम्पिटिटर्स। सो आई गेस दिस स्टोरी इज क्लियर टू बोथ, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई गेस ये समझ में आ गया होगा आप लोग को ये स्टोरी का क्या कॉन्सेप्ट था। फार्मेसी एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट को, ऑनलाइन मेडिसिन को सेल करती है, डॉक्टर कंसल्टेशन भी करती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी देती है, मेडिकल टेस्ट के लिए भी, ब्लड कलेक्शंस वगैरह के लिए दे आर बेसिकली बुकिंग द स्लॉट्स एंड अपॉइंटमेंट होती है। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको that how it's working? And it was started in 2014 and after that they basically acquired the 3 companies, 3 companies को भी इन्होंने acquire कर लिया है अभी तक। और अभी जो है ये पूरा का पूरा मोबाइल एप्लीकेशन पे बेस्ड है, लोकलाइजेशन पे बेस्ड है, और आपको बहुत कम टाइम पे डिस्काउंटेड रेट में मेडिसिन मिल जाता है, बट फॉर दैट यू हैव टू अपलोड द प्रिस्क्रिप्शन। The 2 people, Dharmil and Dhaval, these 2 people are working, they are the founder of this company, and one is from the BTech background and one is from the doctor or medical background, and they both started this company together, right? So this is how this company is working. 71 to 73% there was an increase in the demand of the medicine online when there was a first wave of the COVID, and nowadays the people are totally based on the online medium for purchasing the product. So it is a better success for the pharmacy, right? So I guess this whole story is clear to all of you. First, कोई भी question है? No, ma'am. Okay, No, ma'am. see you all in the next class.